अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज पीर 26 रमजान उल मुबारक 1444 हिजरी, अप्रैल की 17 तारीख सन 2023। और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम मेरा दिल सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा सा गुजरा होगा। और एक अच्छे से वीकेंड के बाद यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस शॉर्टेंड वीक, द लास्ट वीक बिफोर द ईद। मुझे नहीं पता कि ईद की इस बार रौनकें वैसे ही हैं या आपकी फीलिंग भी वैसे ही है ईद के हवाले से, बिकॉज ज़ाहिर है एक इकोनॉमिक स्लो डाउन और एक इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन वाले टाइम की ईद जो है वो आम ईद तो ज़रा मुख्तलिफ होती है, लेकिन बहरहाल फिर भी दिल के अंदर की खुशी तो अपनी जगह होती है। सो या दिस इज शॉर्टेंड वीक और 5 दिन की छुट्टी हुकूमत ने उसका ऐलान किया है। कुछ लोगों ने खबरें फैलानी शुरू कर दी थी कि जी ये छुट्टी 5 दिन की से बढ़ा के 6 दिन भी की जा सकती है, सो 1 दिन और एक्स्ट्रा छुट्टी आपको मिलेगी, लेकिन मुझे फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बट देन यू नेवर नो, दिस इज पाकिस्तान है, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अभी सीन क्या है? सीन ये है कि यार आज कराची की सुबह इंतहाई चमकदार, जिसे कहते हैं ना, धूप निकली हुई है, यानी आंखों को चुंदिया देने वाली आज जो है ना वो धूप निकली हुई है। और सूरज के तेवर जो है ना वो ये बता रहे हैं कि टुडे इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हॉट डे। और वीकेंड पे भी थी गर्मी, बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन थी, या बहरहाल थी। और अब आज क्या जो है ना वो सुबह का आगाज इतना अच्छा हुआ नहीं है, अल्लाह रहम करे जी। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील, और थोड़ी देर में आप लोगों के मैं मैसेजेस भी प्रोग्राम में शामिल करूंगा। इनफैक्ट I just have to go towards a commercial break in the next 30 seconds। अगले 30 सेकंड में जो है मुझे कमर्शियल ब्रेक की जाने पड़ना है, तो उससे जो है वापस आके आप लोग के मैसेजेस भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे इंशाल्लाह। एंड या ओके, बहुत सारी बातें एज ऑलवेज। ठीक है, चलें जी, लेट्स मूव टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक राइट नाउ। 1.5 मिनट का है ये ब्रेक। इसका मतलब बस समझें कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क हैं उसके मुताबिक तो यूं गए और यूं वापस आए। So don't go anywhere and keep listening. This is the Sunrise Show with me, Adil. All right, welcome back, guys. एक बार फिर से खुशामदीद, Sunrise Show with me, Adil, and good morning एक बार फिर से। Okay, अभी मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ एंड पहला मैसेज आज का किसका आया हमारे पास, किन की तरफ से आया है? यूसुफ नवाब कहते हैं, घर से अच्छी इफ्तारी अगर आपको राह चलते रोड पर मिल जाए तो समझ लें कि आप कराची में हैं। वाह क्या बात है। वैसे वाकई ये एक खासा है और आई एम श्योर बाकी शहरों में भी ऐसा होता ही होगा, लेकिन जो कराची में हर कुछ 100 मीटर के बाद जो एक पब्लिक इफ्तारी का अरेंजमेंट हुआ होता है, दैट इज समथिंग प्रीटी कूल, इसमें कोई शक नहीं है। और कभी कभार वाकई रास्ते में आप हों, 1-2 दफा चीजें हाथ आई, हमने भी हाथ बढ़ा दिया करके, थैली का बिरयानी की थैली हाथ में आ गई, वो खाई तो वाकई बड़ी मजेदार थी यार, बहुत आला, जबरदस्त। फहीम अली खान कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स, स्पेशल सलाम टू माय सनराइज फैमिली। आई एम ब्लेस्ड दैट आई फाउंड मेनी फ्रेंड्स वाया आवर व्हाट्सएप ग्रुप। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बेटर थैंक्स टू माय फ्रेंड्स। जबरदस्त जी फहीम साहब, आप बस खुश रहिए और जैसे कि मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बोला था, आप टेंशन ना लें ज्यादा, ठीक है जी, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा आपके लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान की बहुत आप चिंता करते हैं। अभी मैंने कल परसों ओवर द वीकेंड व्हाट्सएप ग्रुप में आपके कुछ मैसेज भी देखे थे जिसमें आप पाकिस्तान के बारे में परेशान नजर आ रहे थे, तो मैं सोचा था आपको बोलूं मैं ये कि क्या कर रहे हैं आप यार ये। बट बहरहाल चलें जी। कूल बड़ी कहते हैं, रियली लाइक्ड योर पॉडकास्ट विद वली खान, स्पेशली द पार्ट व्हेन यू टॉक्ड अबाउट IBA एंड योर PNG इंटरव्यू। एज समवन इन सेकंड सेमेस्टर एट IBA, अच्छा लगा टू गेट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे बट दे वर्क आउट। विल डेफिनेटली मिस यू ऑन समा TV। चलें डेफिनेटली यार, मैं भी मिस जरूर करूंगा, लेकिन जैसे कि मैंने उस पॉडकास्ट में कहा था, द लाइफ हैज टू गो ऑन, कहीं पुरानी चीज पे। और वाकई मैंने अपनी जिंदगी का काफी वक्त जाया किया है पुरानी चीजों पे बैठ के रिग्रेट करके और उस पर रोना धोना करके, लेकिन सीखा यही है कि जो भी हो रहा होता है, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन। अब आपको उस वजह को पहचानने की जरूरत है। तो बाकी आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी, मुझे वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड कराने में भी मजा आया और आप लोग भी सुनिएगा, जरूर देखिएगा। मैंने अभी तक ट्विटर पे शेयर नहीं किया मैंने इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक स्टोरी लगाई है और मैंने फेसबुक पे शेयर किया। मैं चलें शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। आई नो
हमारे ज़्यादातर यूट्यूब सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप वाले दोस्तों को तो उसका लिंक भी नहीं पता, बिकॉज मैंने गलती ये कर ली कि मैंने इतवार की सुबह भेज दी थी उसका लिंक भेज दिया था. इतवार में सब सो रहे होते हैं, फिर उसके बाद जब सुबह उठते हैं तो फिर मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं और फिर वो कहीं दब गई पुराने मैसेजेस में. लेकिन मैं लिंक फिर शेयर कर लूंगा आप लोगों के साथ, दोज हु आर इंटरेस्टेड. अभी बल्कि वालदा से भी अभी रास्ते में बात हो रही थी जो कि इस वक्त कनाडा में है. वो भी कह रही थी भाई तुम्हारा मैंने कल अभी यूट्यूब इंटरव्यू देखा, भाई बड़ा अच्छा इंटरव्यू था. तो मैंने कहा जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. आज से मंसूर साहब कहते हैं डिडंट नो यू वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, वेरी नाइस इंटरव्यू विद वली खान. अरे वाह जबरदस्त, आप लोगों ने सुना. आई वांटेड टू बिकम, देखिए वो इंजीनियर मैं इसलिए बनना चाहता था कि वो ये होता है ना घर में जब लड़का पैदा होता है तो उसको जनरली उसकी डिफॉल्ट सेटिंग इंजीनियरिंग की होती है. ऐसा है ना कि हमारे घर में तो डॉक्टर शॉक्टर वाला सीन था नहीं. हमारे खानदान में दूर दूर में भी कोई एक ही डॉक्टर थे और उसके अलावा कोई इतना डॉक्टरी वाला सीन था नहीं. तो इंजीनियर्स ज्यादा तादाद में मौजूद थे. तो बहरहाल ना डॉक्टर बने ना इंजीनियर, कोई कहीं और ही निकल गए. तो थैंक यू. ओके, कॉन्फ्यूशियस का आपने कोट शेयर किया, we have two lives and the second begins when we realize we only have one. क्या बात है, कॉन्फ्यूशियस. सवेद साहब ने खबर शेयर की है भाई, अलाबामा से ये खबर आई है, अमेरिका में एक बार फिर से एक मैस शूटिंग का जो है वो वाकया हुआ है. एंड एक 16th बर्थडे पार्टी चल रही थी जिसमें ये शूटिंग का जो है वो जो शूटिंग का वाकया हुआ है जिसमें 4 लोग मारे गए हैं और 28 पीपल हैव बीन इंजर्ड. अमेरिका में याद है हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे केंटकी के हवाले से, लुईविल केंटकी. मैंने आपको बताया था कि केंटकी हैज वन ऑफ द हैज गॉट वन ऑफ द क्या कहना चाहिए कि मोस्ट कंड्यूसिव, अगर आप गन्स कैरी करना चाहते हैं तो आसान तरीन और फ्रेंडली तरीन कवानीन है वहां पे गन कैरी करने के लिए. सिमिलरली अलाबामा जो स्टेट है ये भी डीप साउथ में मानी जाती है. अमेरिका की जो जनूबी रियासतें हैं जहां पे रिपब्लिकन पार्टीज का बड़ा इन्फ्लुएंस है, ये भी एक बड़ी रेड स्टेट है और यहाँ पर भी जो है वो गन लॉज ऐसे ही हल्के फुल्के से ही होंगे. लेकिन वेरी सैड इंसिडेंट. आई मीन देयर वाज अ पार्टी गोइंग ऑन कोई 16वीं हाई स्कूल सीनियर, हिज नेम वाज फिल डाउडल, जिसे कहते हैं कि ही हैज आल्सो डाइड. एंड आई मीन वेरी सैड. 16 सालगिरह चल रही थी और उसमें फायरिंग का वाकया हो जाए. सैड न्यूज यार. एफ के नियाजी कहते हैं भाई बाबर आजम को कोहली की तरह मैचेस मिले तो रिकॉर्ड तोड़ देगा सचिन तेंदुलकर का टॉप 4 हाईएस्ट रन्स में. नहीं, बाबर को मसला ये है कि बाबर सबसे ज्यादा T20 वगैरह में रन्स बनाने वाला तो बैट्समैन बन जाएगा, लेकिन बाबर को हम ज्यादा टेस्ट मैचेस और ODI प्रोवाइड कर नहीं रहे हैं. तो बाकी रिकॉर्ड्स तोड़ना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, सिर्फ इस वजह से कि हम उसको मैचेस नहीं दे रहे हैं, वरना कैपेबिलिटी इसमें पूरी है, कोई शक नहीं है. अब्दुल रजाक साहब कहते हैं इट इज वेरी इजी इन पाकिस्तान टू गेट अ लॉ डिग्री. I know few person who have LLB degrees but doing other full-time jobs. In fact, one has done LLB along with ACCA just to get a hostel room in a university. Wow, amazing. जावेद साहब जो कि खुद एक वकील हैं कहते हैं yes, law degree is easy to get in Pakistan but law practice is not an easy job. हाँ, आई थिंक लॉ डिग्री हासिल करना आसान है. हमारे भी वालिद मरूम जो है वो उनको बड़ा शौक था क्योंकि अब्बू अपनी हमारे खानदान के कुछ इश्यूज इस तरह हुए थे. माय फादर इन लॉ पास्ड अवे व्हेन अब्बू वाज वेरी यंग. तो हमारे वालिद साहब को अपनी तालीम जिसे कहते हैं मुकम्मल करने का ठीक से मौका नहीं मिला. तो हमारे अब्बू क्या करते रहे, अपनी अब्बू फ्लाइट सर्विस में होते रहे तो ट्रैवल कर रहे होते रहे, तो साथ साथ वो MA उन्होंने 3 MAs जो हैं वो कर लिए थे. और अब्बू का जब इंतकाल हुआ तो वो अपने LLB के भी 2 साल जो है वो निकाल चुके थे. तो अपने फाइनल ईयर में जो है वो अपीयर होना था उनको. सो उससे अंदाजा यही होता है कि वाकई आप थोड़ा सा टाइम निकाल के, आई मीन इट्स नॉट अ डिग्री लाइक गेटिंग अ लॉ डिग्री इज नॉट समथिंग लाइक अ मेडिसिन डिग्री या कोई इंजीनियरिंग की डिग्री हो कि जिसमें आप ये डिग्री अलोंग विद एनी अदर थिंग जो है वो हासिल कर सकते हो. रहमान खलजी साहब कहते हैं पीपल आर बोर्न विद फैमिलीज बट देयर आर वेरी फ्यू हु क्रिएट अनदर वन. ब्लेस्ड विद सच एबिलिटीज गैदर पीपल मेकिंग वन विद नथिंग इन कॉमन. Listening for years, Ramzan lockdown days over YouTube introduced to many of your listeners. Ramzan lockdown days, बिल्कुल जी. Lucky to be a part of it. Humblest gentleman, Janab Riazur Rahman, all the way from Saudi Arabia, has shared his love. Therefore, thank you, your Sunrise family, for that. Special thanks to you, special attaché
ensuring the delivery. वेरी नाइस जी. सीन ये हुआ है कि हमारे दोस्त हैं रियाजुर रहमान साहब, जो कि एविएशन के आप जानते हैं कि ट्वीट्स कर रहे होते हैं और पोस्ट कर रहे होते हैं. उन्होंने हमारे कुछ इस्लामाबाद अब कंट्री बेस्ड लिसनर्स को जो है वो सऊदी अरेबिया से अजवा खजूरें जो हैं वो भिजवाई हैं. क्या बात है सर, जबरदस्त. भाई आप लोगों की दोस्तियां और फ्रेंडशिप्स जब ग्रो होते हुए मैं देखता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, सीरियसली स्पीकिंग. और अल्लाह ताला आप लोगों की दोस्तियों को ऐसे ही फलता फूलता रखे, बढ़ती रहे. क्या बात है. अच्छा जी, फरी सरफराज कहती हैं सलाम पाकिस्तान, हाउ आर यू अदील. अदील भाई, हाउ इट बी ऑन योर शर्ट. इफ यू डोंट वांट अ sarcastic आंसर, डोंट आस्क अ स्टूपिड क्वेश्चन. या मैन, आई थिंक दैट शुड बी. हमारे इस तरह की शर्ट्स कम होती हैं, इस तरह की चीजें होनी चाहिए वैसे वाकई. जैसे मैंने कहा ना, मैं अपनी शर्ट पे लिखवाना चाहता हूँ, इंस्टा लाइव से मैंने यही सीखा, मैं अपनी शर्ट पे लिखवाना चाहता हूँ, यस आई गॉट अ हेयर ट्रांसप्लांट डन. सो इस तरह की कोई होनी चाहिए. या चलें जी. तहसीन अमजद कहते हैं हैप्पी 26 रमजान टू ऑल ऑफ यू. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड बिट कोल्ड मॉर्निंग हियर. In which Islamic bank did you work for almost 6 years of your tenure? During that tenure, Islamic banking had also got a lot of Islamic products. जी जी बिल्कुल भाई, हमने तो मुझे याद है कि जब मैंने इस्लामिक बैंकिंग की फील्ड में कदम रखा था तो उस वक्त तो देयर वाज अ टेंटेटिवनेस रिगार्डिंग इस्लामिक बैंकिंग इन द मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी. मैं ये 2006 के आगाज की बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट 17 years back, ऑलमोस्ट 17 years, या ऑलमोस्ट. बड़ा टेंटेटिव मामला था, लेकिन अब तो इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री हैज ग्रोन रियली फास्ट. ऑफ कोर्स इसमें स्टेट बैंक का एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार भी है, उनके कुछ रेगुलेशंस का बहुत बड़ा किरदार है. इस्लामिक बैंकिंग की जानिब आप देख रहे हैं कि चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं. इसका एक इसमें एक कुछ जिसे कहना चाहिए रूल्स में भी कुछ आसानियाँ पैदा की गई हैं, कवानीन में तहसीन, जिससे बैंक्स जो हैं वो उनका खुद ब खुद झुकाव जो है वो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जो है वो होता जा रहा है. सो इस पे मैं कुछ कर रहा हूँ रिसर्च, और फिर उस पे एक व्लॉग बनता है, वैसे एक वीडियो बनती है इस पे. लेकिन फिर भी आई मीन व्हेन यू सी दैट वन ऑफ द इस्लामिक बैंक्स इन पाकिस्तान इज राइट नाउ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बैंक्स. आई मीन इट्स नॉट अ लेगेसी बैंक, इट्स दैट बैंक जो मीजान बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, विच इज अ 21st सेंचुरी प्रोडक्ट इन पाकिस्तान अगर हम बात करें. और वो इस वक्त प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के चंद जो महान और दिग्गज बैंक हैं विद इमैक्युलेट हिस्ट्री, बड़ा उनका ताबिंदा माजी है. मैं ये नहीं कह रहा कि उनका ताबनाक मुस्तकबिल नहीं है, वो भी आगे जाएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम लेके दुनिया में जाना चाहिए इनको. उनके मुकाबले में वो बैंक ज्यादा प्रॉफिटेबल है. सो या थिंग्स हैव चेंज्ड, द प्रोडक्ट्स, लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर कमिंग अप नाउ एंड दे आर ऑलरेडी देयर. हमारे जमाने में तो इतनी प्रोडक्ट्स भी उसमें नहीं हुआ करते थी. चले आगे बढ़ते हैं. मुनव्वर अली साहब क्या कहते हैं जी, काजी फाइजा के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर. सर वो रेफरेंस तो कोई भी दायर कर सकता है, वो तो आपको पता है कि हमारे जो 3 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके खिलाफ तो पता नहीं कितने हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जो है वो दायर हो चुके हैं. पीर ज़हीर साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, सलाम ब्रदर टू ऑल ऑफ यू लिसनर्स. उर्दू डबिंग कंप्लीटेड फॉर ऑल, न्यू मूवी इज कमिंग सून, मे बी ऑन ईद इंशाल्लाह. ओहो मे बी सर, ईद में तो अभी एक हफ्ता भी नहीं रह गया, अब तो 4-5 दिन रह गए हैं ईद में, 5वें दिन ईद है सर. सो अब अभी तक कंफर्म नहीं, यानी इसका मतलब ये है कि अभी आप ये सिनेमा पे रिलीज नहीं हो रही, मुझे लग रहा है कि ये क्या आप सिनेमा प्रिंट रिलीज सून. अच्छा चलो, थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है. बाय द वे पीर ज़हीर साहब हमारे रेगुलर लिसनर जो है बलोची फिल्मों के एक्टर हैं, और उनकी फिल्म आ रही है जिसका नाम है सीक्रेट कॉज, अंदरी राज. ओके, डायरेक्टेड बाय क्यूबी. मैं कुरतुलैन बलोच हैं, ये कोई और बलोच है मेरे ख्याल से, बट बहरहाल सर गुड लक फॉर योर मूवी सर, गुड लक. अच्छा जी, मुजम्मिल मकसूद का मैसेज आया है. अस्सलाम वालेकुम अदील, रियान शिफान एंड देयर ग्रैंडफादर आर गोइंग टू स्कूल लिसनिंग टू योर लवली वॉइस. मिडफील्डर फुटबॉल क्लब इज इन अस्करी 14 रावलपिंडी. I miss gully cricket and my city and my love Karachi. Petrol price up, hiking journey continues in Pakistan sadly. बिल्कुल जी, पेट्रोल पहले तो भाई माशाल्लाह बच्चे आपके बड़े माशाल्लाह दे लुकिंग गुड. आई थिंक ये एस्ट्रोटर्फ पे खेलते हैं फुटबॉल. That would be slightly challenging, एस्ट्रोटर्फ पे फुटबॉल खेलना, because dives and all, and I'm pretty sure जो क्लब है will be making sure they take complete precautions about that. As far as the petrol prices are concerned, oh yes, major time increase जी, major time increase. और क्या कह सकते हैं सर, पब्लिक भी सुन है, बिल्कुल टोन है, कुछ
है ही नहीं, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि सब्जेक्ट बन गई है मुन्ना भाई फिल्म वाली सब्जेक्ट जो है ना, बस वही वाला सीन हो गया. हसन इकबाल कहते हैं ईद हॉलीडेज आर लाइकली टू बी एक्सटेंडेड थर्सडे टू ट्यूसडे. चलो जी देखते हैं ये होता है या नहीं होता है, मजेदार चीज होगी. सबा सारा का मैसेज आया है. ओके, सबा सारा क्या कहती हैं? हाँ, हेलो सर, अदील फ्रॉम इस्लामाबाद. डिड यू एवर गेट अ चांस टू कंबाइन शो विद मेरा FM प्रोग्रामिंग हेड अयाज. सर अयाज, व्हाई इज नॉट डूइंग द शो? नहीं, इत्तेफाक की बात है, मैंने अभी तक अयाज साहब ने को मैंने शो करते हुए कभी सुना नहीं यहाँ पे. वैसे मेरा FM पे ये उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है कि वो प्रोग्राम नहीं करते. तो जब वो करते ही नहीं तो फिर जाहिर है कंबाइंड शो भी उनके साथ नहीं हुआ होगा. तो ये है सिलसिला. अच्छा जी, इसके अलावा अताउर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. यस्टरडे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू योर इंटरव्यू ऑफ अदील अजहर बाय वली खान. सो अमेजिंग टॉक, एंजॉयड अ लॉट. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. आपने इस डिस्कशन को जो है वो पसंद किया. आपके ट्वीट को मैंने रीट्वीट कर दिया है, तो आप जरा सुन लीजिए जी, आप लोग भी अगर जिसका दिल चाहे सुनने का. खालिद अनवर साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. देन अभी ऐसा हम कर रहे हैं कि ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. So don't go anywhere and keep listening. Alright, that was Abd Parveen with तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया. क्या बात है. 7:39 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. नाजिश कहती हैं सर प्लीज टॉक अबाउट इकबाल मसीह. ऑन April 16 is observed as the International Day Against Child Slavery. जी हाँ, बच्चा मुशक्कत यानी छोटे बच्चों की मुशक्कत के खिलाफ आज आलमी दिन जो है वो मनाया जाता है. और उसकी वजह यह है कि आज से तकरीबन कोई 28 साल पहले, जी हाँ, मुरीद के पाकिस्तान में एक बच्चे को जो है, एक 12 साल के बच्चे को जो है वो गोलियां मार के उस बेचारे को जाँ बहक कर दिया गया था, जिसका नाम था इकबाल मसीह. और इकबाल मसीह ज़ाहिर है मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग उसकी स्टोरी रिकॉल कर पाते हैं. हम भी कोई उस वक्त मस्ट हैव बीन 14 देन जब ये वाकया या ये पूरा मामला हुआ होगा. और इकबाल मसीह की स्टोरी जो है वो बड़ी एक बहादुरी की है और अपने मकसद के साथ जुटे रहने के हवाले से. नहीं, छोटा साल का बच्चा, मैं तो कभी कभार वाकई हैरान रहता हूँ. द किड वाज जस्ट 12 व्हेन ही वाज शॉट. अच्छा, कहानी अगर आप भूल गए हो तो मैं बताता हूँ कि ये बच्चा जो है इसका ताल्लुक मुरीदके से ही था. और he was himself working in a carpet factory. ये कारपेट फैक्ट्री में जो है काम करता था. आप जानते हैं ये बात कि एक ज़माने में पाकिस्तान में ये जो चाइल्ड लेबर वाला इशू जो है, ये बच्चा मुशक्कत का जो इशू है, ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इशू बन गया था. पाकिस्तानियों को तो शायद नहीं जागते जब तक दुनिया ने आके पाकिस्तानियों का, जैसे कहते हैं ना कि ज़रा हाथ नहीं मरोड़ा था और हमारा दिमाग सही नहीं किया था. बिकॉज चाहे वो कारपेट वीविंग हो, बिकॉज आपको पता है कि जो बच्चों के हाथ होते हैं वो कारपेट बनाने के लिए, क्योंकि छोटे हाथ होते हैं तो उससे कारपेट जो उसमें जो तरीका होता है उसके लिए वो जरा बच्चों के हाथ आसानी पैदा कर देते हैं. सेम गोज फॉर फुटबॉल मेकिंग. अगर आपको याद हो, अब तो खैर काफ़ी मैकेनाइजेशन हो गई है, लेकिन वो जो हैंडमेड फुटबॉल थी उसमें एक ज़माने में पाकिस्तान में बच्चों को इस्तेमाल किया जाता था. और ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इशू बन गया था और पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री जो है वो इसमें तकरीबन ख़त्म होने को आ गई थी. तो बहरहाल इसी ज़माने में, ये mid-90s की बात है, और इसी ज़माने में ज़ाहिर इस बच्चे का जिक्र हुआ था, इकबाल मसीह. ये बच्चा जिस फैक्ट्री के मैं काम करता था वहाँ से ये भाग गया था. और ये जो है भाग गया था. और जब ये भागा था इसकी रीज़न ये थी कि जब 10 साल का ये था तो इकबाल को ये पता चला कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले जो है वो बच्चों की इस मशक्कत को गैर कानूनी जो है वो करार दे दिया है. जिसे कहते हैं कि बच्चा जो है पता नहीं मासूम सा था, 10 साल का था, वो चला गया पुलिस के पास कंप्लेंट करने के. देखें जी, मेरे साथ जो है ना वो मुझे इन्होंने, हम मेरे जैसे और बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे ये काम करा रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब पाकिस्तान में नया कानून आ चुका है तो आप इसको गिरफ्तार करें. लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बस क्या बताएं, इस पुलिस का क्या करें. पुलिस ने बच्चे को दोबारा वो अरशद नामी आदमी के पास ले गए जो कि उस कंपनी का जो है वो मालिक था. और उसने ज़ाहिर है उसको फिर दोबारा काम पे लगा दिया. और ज़ाहिर है फिर जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा तो किया होगा, पता नहीं खौफ वौफ सब खुदा के सब ख़त्म हो जाते हैं इन लोगों को. इकबाल एक बार फिर भागा वहाँ से
और फिर उसके बाद जो है ही बेसिकली ही अटेंडेड अ स्कूल. उसने स्कूल अपना किया. ही कॉट अप विद हिज एजुकेशन एंड ऑल. और कहते ये हैं कि तकरीबन ही हेल्प्ड ओवर 3,000 पाकिस्तानी चिल्ड्रन जो कि बाउंडेड लेबर में थे, यानी उनको ज़बरदस्ती मशक्क़त कराई जा रही थी, उनको उसने आज़ाद करवाया. और इसके अलावा वो दुनिया भर भी गया जहाँ पे उसने तकरीरें वगैरह भी की इस चीज़ के हवाले से. अच्छा, फिर आपको पता है कि पाकिस्तान में जब हमारे यहाँ चाहे वो मलाला यूसुफजई हो, शर्मीन उबैद चुनाए हो, या फिर बाय द वे शर्मीन उबैद चुनाए मेड अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट, वो उन्होंने एक एनिमेटेड पिक्चर जो है वो बनाई थी विच वाज अबाउट इकबाल मसीह. मुझे उसका नाम मैं ढूंढूंगा तो मुझे मिल जाएगा अभी. लेकिन हुआ ये कि जी जब इस बच्चे की दुनिया भर में शोहरत शुरू हुई तो फिर आपको पता है कि हम पाकिस्तानियों का जो टिपिकल रिएक्शन होता है वो ये होता है कि तो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, गैर मुल्की ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही हैं. अच्छा जी, बहरहाल अब हुआ ये सिलसिला कि ये बच्चा व्हेन ही वाज जस्ट 12 ये अपने घर वालों से मिलने मुरीद के गया. इट वाज एन ईस्टर संडे और वहीं पर जो है वो उसको गोली मार दी गई और उस बेचारे को जो है वो कत्ल कर दिया गया. बहरहाल जी इकबाल को तो कत्ल कर दिया उस वक्त, लेकिन उसकी लेगेसी जो है वो बड़ी कंटिन्यू की और चलती रही और दुनिया भर में इसके नाम से जो है इसको याद रखा जाता है. आज भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि इकबाल के नाम से हो रहे हैं. और हुकूमत पाकिस्तान ने भी बहुत अरसे बाद, बिलीव इट और नॉट, अच्छा ये मुझे मिल गया, हाँ ये इस डॉक्यूमेंट्री का नाम मैं लेके बताता हूँ आपको कि पिछले साल 23 मार्च 2022 को इकबाल मसीह को ही वॉज कन्फर्ड सितारा शुजात एन अवार्ड फॉर ब्रेवरी पोस्टमसली. और ये दिया गया जो शर्मीन उबैद चुनाए ने एक जो उर्दू एनिमेटेड शॉर्ट टाइटल इकबाल का बचपन के हवाले से जो है एक 4 पार्ट सीरीज बनाई है, शैटरिंग द साइलेंस. ऑलराइट, सो ये है सिलसिला जनाब इकबाल मसीह. मैंने कहा जिक्र कर दूं मैं. ही हैज गॉट देयर इज अ विकिपीडिया पेज अबाउट हिम एंड आई रियली डोंट नो वेयर यू कैन फाइंड दैट डॉक्यूमेंट्री अबाउट हिम. लेकिन वही हमारा एक हीरो था यार. ये बच्चा बेचारा 12 साल के बच्चे को गोली मार दी यार. क्या लोग हैं यार. रिजवान शेख कहते हैं ईद हॉलीडे 5 और 6 डेज. यार मैं अभी शहबाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ को मैसेज, शहबाज शरीफ ने मुझे ब्लॉक कर दिया है व्हाट्सएप पे, लेकिन मैं पूछ के बताया था अभी आपको. लेकिन खैर, हसन शेख कहते हैं पीपल विद स्मार्टफोन अनलॉक देयर फोन अराउंड 110 टाइम्स ईच डे. वाओ, दे unlock their phone 110 times each day. What an amazing marketing opportunity that is. क्या ख्याल है? Okay जी, then we have got Khalil कहते हैं now it's difficult to get a law degree in Pakistan. After some changes of procedure of admission, now the completion of LLB is 5 years and before taking admission in law college, law aptitude test has to be passed with limited seats. वाह, ये तो बड़ी आपने जबरदस्त बात बताई. नहीं खैर, एनीवे ये अगर भाई ये सुन लें, अब ये खलील साहब कहते हैं कि अब वकील बनना इतना आसान काम नहीं है. बिकॉज एक तो ये कि आप 5 साल ये डिग्री हो चुकी है और दूसरा ये है कि आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट, लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट भी जो है लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको जो है वो पास करना पड़ता है. देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सीरीज. यानी चलो अच्छी बात है यार, वो जो आई कैप वाला सीन है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाला सीन है ना यार, वाकई यार बहुत ज्यादा ही वकील हो गए हैं. और कोर्ट वगैरह में जाता हूँ मैं, ऑफ कोर्स मेरे शो वाले वकीलों की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं कोर्ट वगैरह जाता हूँ और मैं अक्सर जब प्रोफाइल देखता हूँ तो वाकई अंदाजा होता है कि यार यहाँ मेहनत करने की बहुत जरूरत है. इंजीनियर जमील अशरफ कहते हैं एज वी हैव कराची लॉ इस्लामाबाद ग्रुप, इज देयर एनी फॉरेन ग्रुप टू फॉर द फॉरेनर्स? नहीं, फॉरेनर्स नहीं है, बट दोज पाकिस्तानीज हु आर बेस्ड आउट ऑफ पाकिस्तान, उनका हमारा एक लिसनर्स का ग्रुप है. बिल्कुल है, हमारा ग्रुप में है कोई 36-38 लोग हैं उस ग्रुप में, वैसे दुनिया के हर कोने के. सुबैना खान कहती हैं माय सन Ali Roza Kushai and my daughter Anusha Bismillah ceremony held this Saturday. MashaAllah. Please remember them in your dua. May Allah keep them in straight path. Ameen. MashaAllah जी, बड़ी रोजा कुशाइयाँ होती हैं वैसे. इस बार हमने भी 3-4 अटेंड किए हैं और ये अच्छा वैसे सीन है ना, ये बिस्मिल्लाह और आमीन और ये सब जो है एक तकरीब में कर लें. रूहानी माहौल होता है उस तकरीब में. जो भी रूहानी तकरीब आते हैं एक साथ निपटा लें. सो भाई वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन अली और अनूशे. और अल्लाह ताला आप लोगों को जो है वो, जैसे कि आपकी वालिदा ने कहा कि सिरात मुस्तकीम पे चलाए. क्या बात है. यूसुफ नवाब कहते हैं सुबह सुबह आपदा परवीन माहौल बना दिया भाई आपने, तो जबरदस्त है. इसके अलावा अकबर कहते हैं अदील प्री ब्रेक, क्या अच्छा, प्री ब्रेक सेंटेंस डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग एन ऑब्लिगेटरी रिमार्क ड्यू टू योर एड कंपनीज एज ऑल आरजेस से दैट. आर यू फ्री टू से गो एनीवेयर
you want but come back let's say in 5 minutes. नहीं सर, अगर ये मैंने कह दिया तो फिर हमारी जो सेल्स टीम है वो खुश नहीं होगी कि ये तो इनकरेज कर रहे हैं. बाकी देखिए पब्लिक को रुकना होगा. मेरे कहने ना कहने में फर्क थोड़ी पड़ता है. जिसको चैनल चेंज करना पड़ता है, जिसको चैनल चेंज करना होता है. मसलन अभी मैं वीकेंड पे इफ्तारी में गया था, वहाँ पे एक साहब मुझे मिले. उन्होंने कहा भाई आप जब ब्रेक लेते हैं तो हम दूसरे चैनल पे चले जाते हैं और उस चैनल का प्रोग्राम सुन रहे होते हैं. मैंने कहा वेरी गुड सर, बिल्कुल सुना करें. हम क्या कर सकते हैं इसमें, आप मुझे बताइए. हारिस साहब कहते हैं IMF को कहें कि कर्ज ना दे, भले ईदी ही दे दे कम से कम. वाकई यार IMF ने तो खुदा की कसम, यानी मैं कहता हूँ कि बस रुला दिया यार IMF ने तो इनको और पाकिस्तान को. और जहाँ पे डार साहब मुबारकबादी के मैसेज भेजते हैं, कुछ करते हैं, IMF की तरफ से फौरन शुगर कोटेड किस्म का एक जवाब आता है कि बेटा अभी बैठ जाओ, बिकॉज हमें बताया गया है कि जी वो जो एक रिक्वायरमेंट थी, मेजर रिक्वायरमेंट, पाकिस्तान ने फंडिंग सिक्योर कर ली है $6 बिलियन कुछ, लेकिन IMF ने कहा नहीं, यू आर जस्ट हाफ वे थ्रू. एंड एक्चुअली वी आर हाफ वे थ्रू. जबरदस्त. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar. Good morning. इन दोस्तों प्रोग्राम क्यूरेंट के 7:51 हो चुके हैं. एंड मलिक जरीन अवान ने इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है. भाई जिस शख्स ने इकबाल मसीह को गोली मारी थी, क्या उसको सजा हुई थी या नहीं? मैं ये सवाल मेरे भी जहन में जिस वक्त मैं इसके वाले से पढ़ रहा था, मेरे जहन में आया. मुझे इसका जवाब नहीं मिल पाया कि क्या उस शख्स को सजा मिली या नहीं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा इसका जवाब ढूंढने की इंशाल्लाह. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? टॉक अबाउट अतीक अहमद. हाँ, इंडिया में यार आपने देखा परसों इस तरह लाइव टीवी पर इंडिया में जिस वक्त इंडिया की बड़ी तादाद जो है वो IPL देखने में मसरूफ थी, वहां पे लाइव टीवी पर इंडिया के 2 सियासतदानों को, जो मुसलमान सियासतदान थे ऑफ कोर्स, उनको गोली मार दी गई ऑन लाइव टेलीविजन. और गोली मारने के बाद जो कातिल थे वो जय श्री राम के जो है वो नारे लगा रहे थे. तो आपकी शायद इसमें इसका एक पूरा बैकग्राउंड है. ये क्या हुआ वाकया, ये अतीक अहमद कौन था, ये कुछ दिनों से ज़ाहिर है ये इंडियन मीडिया में ये खबरें काफ़ी चल रही थी, बिकॉज अब से कुछ दिनों पहले जुडिशल कस्टडी में अतीक अहमद का जो बेटा है उसको भी मार दिया गया था. तो खानदान के 3 मर्दों को जो है वो इस तरह मार दिया गया. ज़ाहिर है इनका ताल्लुक इलाहाबाद से, जिसका नाम इन जालिमों ने बदल के प्रज्ञाराज जो है वो रख दिया है. सो वहां पर ये वाकया हुआ एंड इट वाज बीइंग ब्रॉडकास्ट ऑन लाइव टेलीविजन. फाइनली ये खबर जो है वो अब दुनिया भर के, क्योंकि इंडिया का इतनी जबरदस्त जो है वो गुडविल है इंटरनेशनली, ये खबर इतनी ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया पे आ नहीं रही थी, लेकिन इवेंचुअली अब जो है ये खबर आ गई है और ये अब देखी जा सकती है. लेकिन इस पे आगे चल के जरा जो है ना हम बात करेंगे कि ये अतीक अहमद और इनके भाई ये कौन थे अतीक साहब, और इनका मसला क्या था बीजेपी के साथ. ऑफ कोर्स चलें जी. सैयद कलीम जाफरी साहब, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. और पाकिस्तान के लिए आपने जो है वो दुआएं की हैं और कहते हैं बेस्ट विशेस फॉर दिस फ्रेश शॉर्ट वीक. यस इंडीड, फ्रेश शॉर्ट वीक. उमर बाबर कहते हैं स्ट्रिंग संग अ सॉन्ग फॉर चाइल्ड लेबर इन देयर फर्स्ट एल्बम खिलौना. शाम ढले जो घर लौटा है, ये वो खिलौना है जो रोज टूटता है. क्या बात है. ओके जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों की जानिब. और राना सनाउल्लाह का बयान जो है वो इस वक्त सफ़ाए अव्वल पर है. आई एम प्रीटी श्योर तमाम अखबारात ने इसको वैल्यू दी होगी, बिकॉज 2 टोक अल्फाज में राना सनाउल्लाह ने कल एक बार फिर से तौहीन अदालत की है. लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त हमारी जो अदलिया जिस ज़र्फ का मुजाहरा कर रही है, आई मीन दिस इज अनबिलीवेबल. वो बेसिकली मेरे ख्याल से इनको शहीद नहीं बनाना, मेरे उनके जहन में भी यही बात है. कहते हैं जितनी मर्जी जोर लगा लें, इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे. एस्टेब्लिशमेंट को गलती का एहसास, मुल्क भर में इलेक्शन निगरान हुकूमत के तहत अक्टूबर में होंगे. ऐसा ना हुआ, इलेक्शन कमीशन को रकम देने वाले स्टेट बैंक के सारे अफसर अपनी सारी जिंदगी 21 अरब की अदायगियां करते रहेंगे. यानी आज राना सनाउल्लाह ने कल स्टेट बैंक को भी धमकी दी है. यानी पहले उन्होंने बोल दिया जी तौहीन अदालत हो गई कि जी कुछ भी कर लो, ऐसी की तैसी तुम्हारे हम 14 मई को इलेक्शन नहीं होने देंगे. अब राना सनाउल्लाह ये कहता है जी स्टेट बैंक के जो अफसरान हैं वो 21 अरब अपनी जेब से पे करेंगे. तो आप जरा चेक करें यार इन लोगों की जरा, मैं क्या बोलूं यार. चलें एनीवे आगे बढ़ते हैं जी. क्या सीन है?
पार्लियामेंट की कानून साजी तस्लीम नहीं करनी तो इलेक्शन वाला मजाक भी खत्म करें. हुकूमत को भी इंतखाबात पर हमदर्दी नहीं दिखानी चाहिए. एक जमात पार्लियामान में नहीं बैठना चाहती तो बाहर भी बात हो सकती है. ये कहना स्पीकर का परवेज अशरफ. आप जानते हैं पीपल्स पार्टी की थोड़ी सी रिकंसिलिएटरी टोन जो है वो आजकल सुनाई दी जा रही है. तो जरदारी साहब जो है वो एक्टिव हुए हुए हैं. जरदारी साहब आपको पता है कि इन मामलात के वो उस्ताद माने जाते हैं. देखते हैं क्या रहता है सिलसिला. लेकिन बहरहाल जमात इस्लामी काफी एक्टिव हुई हुई है. काफी लोग हैरान है कि अचानक जमात इस्लामी जो है ये पाकिस्तान के सियासी बोला जगह. जमात इस्लामी एक सोशल जमात तो है लेकिन सियासी तौर से उनकी कोई इतनी ज्यादा खास प्रेजेंस नहीं है एक्सेप्ट कराची के लोकल बॉडी इलेक्शंस में जो भी जिस फॉर्म में भी हुए दूसरी बड़ी पार्टी बनकर ये उभरी. लेकिन हमें भी पता है कि अगर यहाँ पे सूबाई और कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे तो फिर जमात को नहीं मिलनी सीट्स. लेकिन बहरहाल सिराजुल हक साहब जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के ग्रुप से मुलाकात की, इमरान खान से ही मुलाकात की, उन्होंने जो है वो नून लीग के लोगों से ही मुलाकात की और कहते हैं जी ईद के बाद जमात इस्लामी की एक APC होने वाली है. तहरीक इंसाफ और नून लीग की कमेटियां जो हैं वो कायम हो गई हैं. PTI की कमेटी में जो है वो परवेज खटक, एजाज चौधरी, महमूद रशीद शामिल हैं और साद रफीक और अयाज सादिक पर मुश्तमिल जो है वो कमेटी नून लीग की है. उनको ग्रीन सिग्नल जो है वो दे दिया है. सिराजुल हक कहते हैं अलग अलग इंतखाबात से खाना जंगी का खतरा महसूस होता. अच्छा जी. इख्तलाफी नोट में इज़हार ख्याल, जल्द अच्छी खबर की उम्मीद, एक ही दिन इलेक्शन, मसाइल का हल, मीडिया से इन्होंने की है गुफ्तगू. चलें जी और क्या सीन है. अच्छा इस्टेब्लिशमेंट के जराए इन्होंने आज ये रोजनामा दुनिया से इन्होंने जो है वो बात की है. इस्टेब्लिशमेंट के जराए ये कहते हैं कि मुज़ाकराती कोशिशों से ताल्लुक है ना बैकडोर राब्ते, मौजूदा सियासी सूरत हाल से दूर ही रहेंगे, इंतशार सियासतदान खुद ही खत्म करें. एक मेज पर बिठाने की कोशिश की तो एक सियासी फरीक राजी, दूसरा नाराज हो जाएगा. न्यूट्रलिटी का फैसला दुरुस्त, आईनी तरीके से सुलझाने की कोशिश पर चिंगारियां अदालत तक पहुंची. मुज़ाकराती अमल, सियासतदानों के अपने इक़दामात. PTI PP जमात इस्लामी ने भी तस्दीक की है इस बात की कि इस पूरे मामले के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो कोई रोल नहीं है. वो मैं यही कह रहा हूँ कि थोड़ा सस्पेशन हुआ कि अचानक जमात इस्लामी, ज़ाहिर है आपको पता है कि पाकिस्तान में जब भी कोई अचानक चीज होती है तो कहाँ पे लोगों का जो है वो नजरें जाती हैं. लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमें क्या देख रहे हो, उधर देखो, हमें क्या देख रहे हो. एनीवे चलें आगे बढ़ते हैं. नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब में मौजूद हैं जी, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जी. और उनका बयान आया है. कहते हैं कि असल मसला मेरी वापसी नहीं, मईशत की बहाली है. ओए होए होए, ये जरा आप देख रहे हैं मानी खेज बात कर दी है मियां साहब ने. बिकॉज लोगों का कहना यही है कि भाई अब 6 घंटे की फ्लाइट लेके अगर जद्दा आ ही गए हैं तो फिर 2.5 घंटे की फ्लाइट लेके पाकिस्तान भी आ जाएं. लेकिन कुछ लग नहीं रहे कुछ इस तरह के चांसेस. वो जो एक क्रेशेंडो बिल्ड होना चाहिए ना, लाहौर के, पंजाब के कोने कोने में बैनर्स लगने चाहिए, चलो चलो लाहौर एयरपोर्ट चलो, मियाँ साहब का इस्तकबाल करने और ये वो फलाना. कोई अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का पोस्टर अभी तक लगा होगा पंजाब के किसी भी कोने में. लेकिन बहरहाल हम इंतखाबात से डरने वाले नहीं, हमें बदले की सियासत से निकलना चाहिए. ओके जी. तहरीक इंसाफ का क्या कहना है? कहना यह है कि 22 अप्रैल को निगरान हुकूमत खत्म, एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे. सिराजुल हक मुज़ाकरात के लिए आए तो अली जैदी को उठा लिया गया. पहले माहौल तो बनाए. वजीर आजम का दिल यही है कि जब तक ना अहली ना हो बाज नहीं आना है. ये कहना है फवाद चौधरी का. ओके जी. सिंध के अवाम इलेक्शन की तैयारी करें, जरदारी माफिया से जल्द निजात दिलाएंगे, इमरान खान का ये कहना है. इसके अलावा क्या है जी, कमिश्नर कराची ने पोलियो घर शुमारी फहरिस्त मांग ली. 16 अप्रैल तक ताज़ा तरीन वोटर्स फहरिस्त के इलेक्ट्रिक सालफीन की तादाद भी तलब कर ली गई है. मरदमशुमारी में मुबैना बेकायदगियों पर डिप्टी कमिश्नर को मरासला, हंगामी बुनियाद पर हिदायत. आप जानते हैं जी कराची के साथ एक बार फिर से हैंड हुआ है बहुत जबरदस्त मरदमशुमारी में और मेजर टाइम कराची को जो है वो उसकी. अच्छा मैं देखता हूँ ट्विटर पे लोग इतनी मजेदार बातें कर रहे होते हैं, अबे कराची से लोग छोड़ के लाहौर इस्लामाबाद चले गए, ये हो गया वो. अबे भाई ये वो लोग बोलते हैं, बातें वो करते हैं जो कभी कराची आई नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कराची का सीन क्या है, या वो पाकिस्तान नहीं घूमे, पूरा पाकिस्तान घूमे, कराची नहीं आए, उन्हें गेम ही नहीं पता है यार कराची की है क्या. यार गूगल मैप पे देख लो, अंदाजा हो जाएगा यार कौन सा शहर कितना बड़ा है. लेकिन खैर, और कराची में तो अपार्टमेंट्स भी हैं, बाकी पाकिस्तान में तो अपार्टमेंट भी नहीं है, कराची में इतने. यानी एक 200 स्क्वायर यार्ड्स वाली जगह पे जहाँ 4-4 मंजिला अपार्टमेंट बने हुए हैं, वो पाकिस्तान के बाकी इलाकों में सीन थोड़ी है. वो बातें करा लो बस यार आप लोगों से. एनीवे आगे बढ़ते हैं भाई. अभी आपको हम लिए चलते हैं. अच्छा चलिए आपको लिए चलते हैं अभी टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद खेलों की खबरों के साथ. So don't go anywhere and keep listening.
Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil Azhar, and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. All right, so let's talk about sports. Pakistan versus न्यूजीलैंड और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान जो T20 सीरीज हो रही है उसमें आज पाकिस्तान के लिए मौका है कि सीरीज को अपने नाम कर ले, नाकाबिल शिकस्त बरतरी सीरीज में हासिल कर ले. 2 मैचेस पाकिस्तान ओवर द वीकेंड जीतने में कामयाब हुआ. आज तीसरा मैच होने वाला है और इस सीरीज का जो लाहौर लेग है आज उसका आखिरी मैच है, बिकॉज इसके बाद से ये सीरीज जो है गोइंग टू ये बाकी मानदा जो 2 T20 मैचेस और आने वाले जो 2 ODI यानी सीरीज के जो पहले 2 ODIs होंगे वो रावलपिंडी में होने. जो रावलपिंडी इज गेटिंग 4 मैचेस इन दिस सीरीज व्हिच इज क्वाइट गुड एक्चुअली. सो या जो लाहौर मैच आखिरी मैच है, पाकिस्तान ने 2-0 की कामयाबी हासिल की. और जैसे कि मैंने इस सीरीज से पहले कहा था कि यार एनीथिंग लेस देन 10-0 इन दिस सीरीज फॉर पाकिस्तान, आई मीन वी वोंट टेक दैट, बिकॉज याद रहे जी आपको ये इनकी न्यूजीलैंड की टीम देख के भी अंदाजा हो रहा होगा कि इट्स अ प्रीटी वीकेंड साइड जो कि उन्होंने भेजी है. निस्बतन कमजोर, निस्बतन नहीं काफी कमजोर जो है ये टीम उनकी है और इट्स मोर लाइक एन ए टीम जो उन्होंने भेजी है, बिकॉज वेल यू नो उनके टॉप 7 प्लेयर्स जो हैं जो कि उनके एक नॉर्मल स्क्वाड का या टीम का प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं वो लोग खेल रहे हैं इस वक्त IPL में. और यहाँ पर इनके साथ बहरहाल देखिए ना इस सीरीज में दोनों मैचेस में ऐसा एक मौके पे लगा कि पाकिस्तान जो है अंडर पार टोटल जो है वो स्कोर करेगा, लेकिन कोई ना कोई आके जो है वो फिर रन्स कर लेता है. लेकिन परसों का गेम जो है वो तो ऑफ कोर्स बाबर आजम के नाम रहा. बाबर ने अपनी तीसरी इंटरनेशनल 100 जो है वो बनाई है अगेंस्ट इंग्लैंड. साउथ अफ्रीका बना चुके हैं, न्यूजीलैंड भी उन्होंने इस लिस्ट में शामिल किया और अपने द नंबर ऑफ मैचेस बहैसियत कप्तान उसमें भी बाबर बहुत तेजी से जो है वो बेहतरी की जानिब जो है वो बढ़ रहे हैं. ही हैज गॉट अ वेरी वेरी डिसेंट रिकॉर्ड. सो बहरहाल चलें जी, सो वेल डन टू देम. हारिस रऊफ हैज बीन इन ग्रेट टच एज वेल इन दिस सीरीज. 8 विकेटें हासिल करने में वो कामयाब हो गए हैं. द टीम इज लुकिंग लाइक अ गुड यूनिट देयर और अच्छी टीम है ये, लेकिन द ओनली इशू इज दैट दिस इज अ T20 टीम राइट नाउ और हमारा फोकस जाहिर है ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इस वक्त ODI पे है. और बार बार ये बात की जाती है दैट दिस इज द ईयर ऑफ द वर्ल्ड कप. ठीक हो गया, चलें जी. उसके अलावा और क्या सीन है आपको पता है. इसके अलावा तो खैर जो क्रिकेट वगैरह हो रही है वो इतनी हाई प्रोफाइल क्रिकेट इस वक्त हो रही नहीं है. श्रीलंका और आयरलैंड जो एक दूसरे के आमने सामने हैं, पाकिस्तान न्यूजीलैंड है. आपको पता है कि ये एक विंडो जो IPL के लिए दी हुई है उसमें ज्यादा बड़ी हाई प्रोफाइल सीरीज जो है वो नहीं हो रही होती हैं. लेकिन बहरहाल गोल में टेस्ट चल रहा है आयरलैंड के खिलाफ. श्रीलंका 386 for 4 उन्होंने बनाए हैं और कौशल मेंडिस ने जो है वो सेंचुरी स्कोर की. 140 रन उन्होंने बनाए और ठीक है चलें जी. अब बात कर लेते हैं फुटबॉल के हवाले से. इंग्लिश प्रीमियर लीग एंड इट्स लुक्स लाइक कि आर्सेनल इज लूजिंग स्टीम. लगातार 2 हफ्ते 2 बहुत डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स फॉर आर्सेनल. दे डिड नॉट लूज द गेम, लेकिन वो दोनों मैचेस जो कि जीत जाने चाहिए थे उनको, पहले लिवरपूल के खिलाफ 2-0 से मैच जीत के मैच 2-2 से बराबर हुआ. और कल आई थिंक कल देखिए लिवरपूल तो फिर भी अपने होम ग्राउंड पे बड़ी जबरदस्त टीम जो है वो खेलती रही है, लेकिन वेस्ट हैम यूनाइटेड के खिलाफ आर्सेनल जहां पे उन्होंने पहले 10 मिनट इब्तदाई 10 मिनट में 2 गोल्स कर लिए थे. इट लुक लाइक दैट वेल इट्स गोना बी अ कार्नेज देयर एट जो इनका लंदन स्टेडियम है जो कि ओलंपिक स्टेडियम बेसिकली था जो वेस्ट हैम यूनाइटेड यूज करती है. लेकिन उसके बाद वेस्ट हैम ने पहले पेनल्टी में फर्स्ट हाफ में और फिर उसके बाद बोवन ने जो है वो गोल स्कोर किया. इस तरह 2-2 से ये मैच बराबर हुआ. आर्सेनल के बुकायो साका ने जो है वो पेनल्टी मिस की एंड हाउ क्रूशियल दैट पेनल्टी मिस इज गोइंग टू बी. यानी मिस्ड इट बाय सम मार्जिन, यानी कोई चांस ही नहीं था कि साका जो है वो उसमें कोई गोल स्कोर करता. सो बहरहाल जी आई मीन दिस हैज डेफिनेटली गिवन अ न्यू लाइफ टू मैनचेस्टर सिटी. और आई थिंक पंडित का अब यही ख्याल है कि जो आगे के मैचेस आने वाले हैं, बिकॉज आर्सेनल हैज कपल ऑफ डिफिकल्ट मैचेस राइट नाउ. एक तो उनको अवे खेलना है अगेंस्ट न्यूकासल एंड ऑफ कोर्स अवे खेलना है अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी. दोनों मैचेस हैं जो कि आर्सेनल हार सकता है. और ये इनका जो मुकाबला जो अगर मैन सिटी से बात करें तो देव गॉट अ वेरी इजी रन नाउ जो उनके बाकी मानदा मैचेस अभी बचे हुए हैं. तो बहरहाल जी इन दोनों टीमों के दरमियान जो अब डिफरेंस है वो सिर्फ 4 पॉइंट्स का हो गया है और मैन सिटी हैज गॉट अ गेम इन हैंड. और इसका मतलब ये कि वो जो उनका गेम इन हैंड है, वैसे मैन सिटी का मैच अभी क्योंकि वो तो बायर्न म्यूनिख के खिलाफ वीकेंड पे खेल रहे हैं, उनका जो संडे को होने वाला मैच था अगेंस्ट बेसिकली बिकॉज दे आर प्लेइंग शेफील्ड यूनाइटेड ओवर द वीकेंड. मैन सिटी तो उनका जो प्रीमियर लीग वाला गेम है वो पोस्टपोन हो गया अगेंस्ट ब्राइटन.
सो मैन सिटी जो अपना अगला गेम खेलेगा एक्चुअली दैट्स गोइंग टू बी ऑन द 27th अगेंस्ट आर्सेनल. सो आई थिंक ये मैच इज गोइंग टू डिसाइड. मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक आई मीन ऑफ कोर्स नाउ वी ऑल नो दैट सिटी इज फेवरेट्स टू विन नाउ, लेकिन देखते हैं कि आर्सेनल कोई लेट रेयर गार्ड एक्शन जो है वो इसमें कर पाता है. 2 वेरी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स. 4 पॉइंट्स दे हैव गिवन अवे, और ये 4 पॉइंट्स का अगर इनके पास बफर होता डेफिनेटली आर्सेनल वुड हैव बीन द फेवरेट्स. लेकिन चैलेंज ये तो इनके साथ अब हो गया है. बैड सीन. और इसके अलावा कल यूनाइटेड ने जो है वो कामयाबी हासिल की मैच में. मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2-0 से शिकस्त दी नॉटिंघम फॉरेस्ट को एंटनी और डैलोट के गोल की बदौलत. और मैनचेस्टर यूनाइटेड पॉइंट्स टेबल पे उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट किया है एट द 3rd पोजीशन. 3 पॉइंट्स की सबकत इनको हासिल है अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड. टॉटनहम हॉटस्पर्स हैड अ वेरी डिसअपॉइंटिंग डिफीट अगेंस्ट बोर्नमाउथ एट होम. ये वो मैच था कि जिसमें 95th मिनट में जो है वो गोल स्कोर किया वाटारा ने, और 95th मिनट यानी जस्ट बिफोर द विसल. आई मीन दैट मस्ट बी वेरी डिसअपॉइंटिंग. टॉटनहम हॉटस्पर्स वो आ गए हैं नंबर 5 पे इस वक्त, और इस वक्त जो मेन यूरोपियन क्वालिफिकेशन स्पॉट है उससे कुछ नीचे ही जा रहे हैं. ठीक हो गया जी, ये हो गई बात फुटबॉल के हवाले से. एंड इसके अलावा कोई और खबर देख लेते हैं जरा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में. क्या लिखना है भाई बीबीसी का? नर्वस आर्सेनल स्टिल इन ग्रेट पोजीशन फॉर द टाइटल. ओके, हैरत की बात है यार, इंग्लिश मीडिया में आर्सेनल के फेवर में कोई आर्टिकल नजर आ रहा है, वो भी बीबीसी जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो है, अच्छा कोई माइकल इमोन्स है, वरना एफिक मेनल्टी किस्म के लोग होते हैं ये तो आपको पता लगता है. मैनचेस्टर यूनाइटेड का पीआर हैंडल करते हैं ये बीबीसी वाले जो है ना, उन्होंने लिखा हुआ है ये. बट ठीक है, चलें जी, और क्या सीन है. और जो है वो फिलहाल यहाँ पे स्पोर्ट्स की खबरें इतनी ही. कुछ आप लोग के मैसेजेस देख लेते हैं जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, ताकि हम फिर ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं. ओके, हाँ भाई, ये मेरे पास मैसेज आया है व्हाट्सएप पे. मलिक जरीन अवान ने पूछा था कि इकबाल मसीह को जिसने मारा था क्या वो बंदा कभी पकड़ा गया. तो हमारे एक दोस्त ने इस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो मैसेज किया है, और उनका कहना ये है कि नहीं, वो बंदा कभी भी नहीं पकड़ा गया. दिस इज वेरी सैड ऑफ कोर्स. Alright, then we've got Zishan Beg साहब कहते हैं end of sick leaves. Okay, in the latest development in the world of artificial intelligence, researchers are now working on a technology which can detect if a person has a cold or not from the tone of their voice. Wow, that's pretty interesting. यानी artificial intelligence के थ्रू जो है वो आपकी आवाज जज करेंगे और उससे बताएंगे कि आपको क्या नजला है या नहीं. And Dr. Saab, what if we use artificial intelligence to generate our voice, which has a touch of cold in that? क्या ख्याल है इस चीज के हवाले से कि मैं आवाज ही वो जनरेट करूं? Hey ChatGPT, मेरी आवाज की वो टोन बनाओ जिसमें ऐसा लगे कि मुझे जुकाम हो रहा है. फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुकाबला हो रहा होगा. That would be some fight. जबरदस्त, ग्रेट. चलें जी, अभी क्या सीन है? अभी जो है वो आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. और अरे आज का ब्रेक बड़े छोटे हैं भाई, छोटे ब्रेक है. इसका मतलब ये कि हम जरा कोई कलाम सुनेंगे आफ्टर दिस ब्रेक. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, फ्रॉम द नेस्कैफे बेसमेंट दैट वाज बोल हू. एंड काफी दिनों बाद अपने शो में ये चलाया, बड़ा जबरदस्त. अगर आपको याद हो जब ये रिलीज हुआ था कैसा हिट हो गया था. कर ये भी याद है ना, सोनू निगम की भी एक वीडियो आई थी जिसमें बिल्कुल वो तो रो गया था सोनू निगम. यानी इतना जबरदस्त बच्चों ने जो है ये गाना गाया है. ओह क्या बात है. चलिए जी, 8:25 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. प्रोग्राम में आगे चल के हम बात करेंगे सूडान के हवाले से. मुख्तसरन सूडान का जिक्र हम करेंगे. एक बार फिर से सूडान जो है वो खाना जंगी की लपेट में आ गया है. या मसला क्या है यार सूडान के साथ यार, ये भी जरा हम बात करते हैं. इसके अलावा इंडिया की भी बात करेंगे. वहां पे इलाहाबाद में जो लाइव एक मर्डर हुआ है टेलीविजन पे, सो उसकी जो है वो भी हम बात करेंगे जरा आगे चल के, कि खौफनाक पिक्चर्स अगर आपने वो जो है देखी हो. सो बहरहाल चलें जी. अच्छा, एक और खबर भी आई हुई, क्योंकि अभी मुझे इंस्टा लाइव में पता चला कि हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो प्रोग्राम सुन रहे थे ऑस्ट्रेलिया में. तो आप लोगों को तो पता ही होगी ये बात, दैट अगर कोई आपसे पूछे
कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो आप कहेंगे सिडनी. आप बेसिकली 2 दिन पहले तक बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब यू हैव गिवन द रॉन्ग आंसर. डू यू नो दैट? बिकॉज नाउ मेलबर्न हैज ओवरटेकन सिडनी एज ऑस्ट्रेलियाज मोस्ट पॉपुलस सिटी. यानी मेलबर्न जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन गया है. ये तकरीबन कोई मोर देन 100 ईयर्स में ये पहली बार ये बात हुई है कि मेलबर्न जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर बन गया और सिडनी नंबर 2 पर आ गया है. ये टाइटल काफी अरसे तक सिडनी के पास था. और जिसे कहते हैं कि बताते ये हैं कि अब बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में इतनी इमिग्रेशन हुई है अभी, तो लोग जो सबर्बन एरियाज में आके रह रहे हैं, तो शायद बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मेलबर्न इज अ प्रेफर्ड लोकेशन कंपेयर टू सिडनी. सो अ लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग टू मेलबर्न. वैसे खैर ये मैंने काफी लोगों से ये बात सुनी है, मेलबर्न सिडनी के मुकाबले में बेहतर शहर है. बहरहाल मुझे नहीं पता. खैर मेरी डेनिस से बात हुई, डेनिस खुद मेलबर्न में रहता था, तो वो तो अपने शहर को ही सपोर्ट करता था हमेशा. लेकिन बहरहाल चलें जी. कहते हैं ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिफाइंस अ सिटीज सिग्निफिकेंट अर्बन एरियाज बाय इंक्लूडिंग ऑल कनेक्टिंग सबर्ब्स विद मोर देन 10,000 पीपल. सो हुआ ये है कि एक जगह है मेलबर्न के आउटस्कर्ट्स में, एक सबर्बन एरिया है जिसका नाम है मेल्टन. और मेल्टन की आबादी चूंकि 10,000 क्रॉस कर गई है, इस वजह से उसको अब मेलबर्न का हिस्सा बना दिया गया है. सो नाउ मेलबर्न हैज बिकम द बिगेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ऑलराइट, यू गाइस नो इट नाउ. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्या सीन है जनाब? जुनेद अब्बास कहते हैं नो कमेंट्स ऑन बाबर्स 100. आई वाज वेटिंग फॉर इट. मैन यार, बाबर्स 100 वाज अमेजिंग, इमैक्युलेट, ब्रिलियंट. क्या इनिंग थी बंदे की. पहले 50 क्या, और फिर जो दूसरे उसने 50 मारे 17 गेंदों पे, कितने गेंदों पे छा गया बंदा. कमाल कर दिया उसने यार. एक्सीलेंट. चलें जी, और क्या सीन है? मरियम आदिल कहती हैं बिलो लिंक इज रिगार्डिंग द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेंसस कंडक्टेड इन डिफरेंट कंट्रीज आर यूजिंग ट्रेडिशनल एंड रजिस्टर बेस्ड सेंसस टुगेदर डिपेंडिंग ऑन द एरिया बीइंग सर्वेड. Okay, register-based census uses already registered data in government agencies like NADRA. People living in developed areas have CNIC while other areas should have traditional surveys. Yeah, absolutely. काफी सारे लोगों ने ज़ाहिर है ये बात बोली है कि नादरा का इतना जबरदस्त डेटाबेस होते हुए आखिर जरूरत ही क्या है कि बाकी इस तरह घर घर जाके जो है वो खाना शुमारी और मर्दम शुमारी जो है वो की जाए. अच्छा, अब आप जानते हैं MQM के एक लीडर हैं फैसल सब्जवारी साहब. उन्होंने अब से कुछ दिनों पहले ट्विटर पे एक लेटर भी शेयर किया, और वो लेटर जो इन्होंने शेयर किया वो बेसिकली नादरा की जानिब से उनको लिख के भेजा गया है, जिसमें उन्होंने बताया है नादरा ने कराची के नंबर ऑफ इशूड CNICs एंड ऑल, उसकी उन्होंने डिटेल जो है कोई टेबल लेवल टेबुलर फॉर्म में नहीं है, वो सिर्फ पैराग्राफ फॉर्म में ही उन्होंने जो है वो लिख कर भेजा हुआ है. उनके PR डिपार्टमेंट से जो है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से फैसल सब्जवारी को जो है ये खत लिख के भेजा गया है. उसको देख के ही आपको अंदाजा होता है कि किस लेवल की डिस्क्रिपेंसी जो है वो हुई हुई है. काफी कितनी ज्यादा अंडर काउंटिंग कराची की जो है वो हुई हुई है. जाहिर है हम ये बात जानते हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने इसको अपने सर्वाइवल की बात बना ली है. उनके लिए दिस इज द इशू राइट नाउ. बाकी कोई इशू उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट नहीं है. और अगर वो इसको फिक्स कराने में कामयाब नहीं होते हैं और मामला जू के तू रहते हैं 2017 की मर्दमशुमारी की तरह ये पूरे के पूरे मामला ऐसे रहेंगे, तो फिर दुकान बंद ही करते हैं, फिर तो कंफर्म करते हैं. लेकिन देखते ही हैं, एज आई सेड, उन्होंने अपने लिए जो है ये जिंदगी और मौत का मसला जो है वो बना लिया है. लेट्स सी. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अच्छा भाई, अब जरा बात करते हैं सूडान के हवाले से. ऑफ कोर्स इस इख्तिताम हफ्ता जो है वो सूडान के हवाले से एक बार फिर ये खबर आई कि सूडान में फायरिंग हो रही है, जेट्स आर फ्लाइंग लो, जेट्स जो हैं वो गोले गिराते हुए जा रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं एंड ऑल. और फिर आपने कहा लो जी सूडान में फिर एक मसला. अब सवाल पहला ही जहन में ये आया कि क्या सूडान में कोई काउंटर कू हो गया है, बिकॉज सूडान तो ऑलरेडी मिलिट्री रूल में है. अब क्या हुआ है, तो मैं जरा आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि सूडान में इस वक्त हो क्या रही है. कहानी मुख्तसरन 4 मिनट में बताता हूँ, बिकॉज मुझे एक और ब्रेक की जाने बढ़ना है. सूडान में प्रॉब्लम ये हुई है कि उनके मुल्क की 2 फोर्सेस के दरमियान, यानी 2 फोर्सेस के दरमियान आपस में पड्डा हो गया. एक तो उनकी आर्मी है और एक उनके यहाँ एक पैरामिलिट्री फोर्स है विच इज कॉल्ड RSF, विच इज रैपिड सपोर्ट फोर्स. ओके, फोर्सेस, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस और आर्मी के दरमियान आपस में पड्डा हो गया है. सो
अब वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं जिसमें सिविलियंस मर रहे हैं, वो भी मर रहे होंगे, सब कुछ हो रहे होंगे. अब जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं कि यार ये सूडान आखिर इस नहज में आया क्यों. अच्छा ये बता चलो कि रैपिड सपोर्ट फोर्स जो है ये एक पैरामिलिट्री ग्रुप है. आप जानते हैं पैरामिलिट्री जैसे कि पाकिस्तान में रेंजर्स है, लेकिन आपको पता है दैट रेंजर्स इज फॉर्मली अंडर द मिलिट्री एंड ऑल. यहाँ पे जो है ना ये इनके एक साबिक सदर हुआ करते थे उमर अल बशीर, उन्होंने ये फोर्स बनाई थी रैपिड सपोर्ट फोर्स 2013 में. और उसके बनाने का मकसद शायद यही था कि एक इंडिपेंडेंट फोर्स बनानी है जो कि क्विक एक्शन, जैसे कि नाम से लग रहा है, क्विक एक्शन ले सके. लेकिन जैसा कि होता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, इस तरह की जो फोर्सेस बनाई जाती हैं ये अपनी कंट्रोवर्सीज में लग जाती हैं, अपने मसले इनके जो है ना वो हो जाते हैं. सो इन्होंने जाके पार्टिसिपेट किया इन द वॉर्स इन लिबिया एज वेल. उन्होंने जाके पार्टिसिपेट किया और भी मुल्कों में उनकी दखल अंदाजियां चल रही थी एंड ऑल. यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स खुद तो नहीं कर रही होगी, सारी हुकूमत ही भेज रही होगी, लेकिन ये रैपिड सपोर्ट फोर्स इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि उन्होंने अब अपने मुल्क की आर्मी के खिलाफ ही जो है ना लड़ाई शुरू कर दी है. चलें जी, अब आते हैं जरा बैकग्राउंड, जल्दी से बैकग्राउंड समझाता हूं मैं. अरब स्प्रिंग हुआ था, याद है अरब स्प्रिंग, जहाँ पे बहुत सारे अरब मुल्कों में आवाम सड़कें जो है सड़कों पे निकल आई थी, उन्होंने अपने अपने मुल्क के डिक्टेटर्स को फारिग कर दिया था. ट्यूनीसिया से इसका जो है आगाज हुआ था, अगर आपको याद हो. अबू अजीजी नामी नाम क्या बंदा था, क्या नाम था, जिसने अपने आप को आग लगा ली थी प्रोटेस्ट करते हुए. हुकूमती जो फंक्शनरीज थे, हुकूमत के जो टैक्स लेने वाले लोग थे, या उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए उसने अपने आप को, वो एक स्ट्रीट वेंडर था, उसने अपने आप को आग लगा ली थी. उस पर पब्लिक ने जो है वो फिर एंगर हुआ. सबसे पहले जो फारिग हुए थे ये ज़ैनुल आबदीन बिन अली जो कि प्रेसिडेंट थे ट्यूनीशिया के, वो फारिग हुआ. फिर उसके बाद जो है वो सबकी छुट्टी हुई, हुस्नी मुबारक की छुट्टी हुई. इजिप्ट में लोग तहरीर स्क्वायर में जो है निकल आए, अगर आपको याद हो. फिर लिबिया में कर्नल कद्दाफी गए, शाम में भी हुआ, वो बच गया बशार अल असद, लेकिन मुल्क का कितना नुकसान हुआ. यमन की अभी हम बात कर रहे थे कुछ दिनों पहले, यमन का भी जो प्रेसिडेंट था उसकी छुट्टी हुई. और सूडान में भी, सूडान बिकॉज ये दीज आर ऑल अरब कंट्रीज ना. सूडान वी नो इज द प्रीडोमिनेंटली अरब. 2013 में भी इवन दो साउथ सूडान वाज देयर, लेकिन इट वाज एन अरबिक स्पीकिंग कंट्री. सो वहां पे भी जो अवाम है वो सड़कों पर निकल आई अपने उस वक्त के प्रेसिडेंट उमर अल बशीर के खिलाफ. उमर अल बशीर वाज अ डिक्टेटर कम प्रेसिडेंट सिंस 1989. 1989 से वो जो है सूडान का सदर था, और बड़ी इंटरनेशनल सैंक्शंस थी उस पे, और ये सारी चीजें थी. अमेरिकन बड़ी नफरत करते थे. अगर आपको याद हो जिस वक्त अमेरिका ने हमला किया था, अगर तंजानिया और नायरोबी में अमेरिकन एम्बेसीज पे बम हमले हुए थे, अगर आपको याद हो 90s में, तो जवाबन अमेरिका ने जो है वो मिसाइल मारे थे, क्रूज मिसाइल. उन्होंने एक तो क्रूज मिसाइल अफगानिस्तान में मारे थे और एक क्रूज मिसाइल उन्होंने जो है वो सूडान में मारे थे, बिकॉज अमेरिका ये समझता था कि जो सूडान की जो हुकूमत है वो अलकायदा को सैंक्चुअरी या पना जो है वो प्रोवाइड कर रही है. बहरहाल पुरानी बातें जाते हैं. तो सूडान की आवाम जो है वो भी उमर अल बशीर के खिलाफ सड़कों पर निकल आई, लेकिन उमर अल बशीर समहाउ मैनेज टू सर्वाइव. वो सर्वाइव करने में कामयाब हुआ 7 साल के लिए. 2019 में आवाम एक बार फिर सड़कों पर निकली और इस बार दे मेड श्योर दैट दे गेट रिड ऑफ द डिक्टेटर. उन्होंने उमर अल बशीर को जो है वो फारिग किया आवाम ने, और फिर उसके बाद जो है वो ही वाज आउट, ही वाज गॉन. एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाई, एक सिविलियन और एक मिलिट्री. उस वक्त जो फिर मिलिट्री बची थी उसके बाद उन्होंने मिलकर एक हुकूमत बनाई, और मकसद ये था कि मुल्क में इवेंचुअली आम इंतखाबात होंगे, और फिर इन आम इंतखाबात के बाद जो है वो फिर सूडान इवेंचुअली डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी जमहूरियत की तरफ जो है वापस चला जाएगा. अनफॉर्चुनेटली ये सेटअप सिर्फ 2 साल चल सका, और हुआ ये कि जो मुल्क की मिलिट्री थी, आपको पता है जरा जनरली वो सिविलियंस के साथ चलना, दुनिया में जहां भी हो जरा चलना उनका थोड़ा मुश्किल ही होता है. तो उन्होंने अपने जो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उसका क्या नाम था, आई थिंक मोहम्मद अल हमदूक मेरे ख्याल से उनका नाम था, उनको जो है वो प्रेशर में ला के हमदूक ने कहा भाई मैं जा रहा हूँ, जान छोड़ो मेरी यार. फिर मुल्क में मिलिट्री जो है उनके अब्दुल फतेह समथिंग करके क्या नाम है यार उनके बादशाह, वो बादशाह नहीं जो उनका मिलिट्री रूलर है, उसको जो है वो मिल जाएगा नाम, उसको मुझे मिल जाएगा. सो बहरहाल हमदान मेरे ख्याल से शायद ये करके नाम है उसका, वो मुल्क का एक बार फिर से बादशाह बन गया. मुल्क का जो है ना अब्दुल फतेह अल बुरहान, या अब्दुल फतेह अल बुरहान, ही इज द जनरल. तो वो मुल्क का जो आर्मी चीफ था वो एक बार फिर से तो मुल्क का सदर बन गया. तो इसका मतलब ये कि सूडान एक बार फिर से मिलिट्री रूल, जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाई गई थी वो खत्म हो गई, और सूडान एक बार फिर से मिलिट्री रूल में, कंप्लीट मिलिट्री रूल में आ गया सिंस
22 पिछले साल के आगाज से. उसके बाद से पब्लिक भी ठंड हो गई, ये सब हो गया, लेकिन इनके आपस में फड्डे चल रहे हैं, इनके आपस में फड्डे चल रहे थे. बिकॉज ये जो अब्दुल फताह अल बुरहान है, ये कह रहा था कि ये जो रिमेंबर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस जो मैंने बताया था RSF, उसके बारे में अल बुरहान जो सदर है, जनरल है, उसका ये कहना है कि इसको विद इन 2 years मिलिट्री में मर्ज कर दिया जाए, यानी इस फोर्स को खत्म कर दिया जाए. और RSF का ये कहना है कि नहीं, ये काम अगले 10 साल में होना चाहिए, ये अगले 2 साल में नहीं होना चाहिए. तो ऐसा लग रहा है कि एक स्टेट विद इन अ स्टेट जो है, ये पैरा मिलिट्री फोर्स जो है ये बन गई है. अब इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो झगड़ा है, उसकी वजह से सूडान में एक बार फिर से सिविल वॉर की सी कैफियत आ गई है. सो वेरी सैड न्यूज देयर, एंड अल्लाह ताला समझ और अकल दे. चलें जी, आपको अभी हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Alright, आप लोगों ने कल टेलीविजन पे देखा होगा, इंडिया में परसों रात इनफैक्ट ये ब्रेकिंग न्यूज आई थी कि किस तरह इंडिया में जो है वो 2 पॉलिटिशियन ब्रदर्स को जो है वो लाइव टेलीविजन पे उनको जो है वो गोलियां मार के जो है वो उनको जान बहक कर दिया गया. सो हुआ ये कि ये बेसिकली जो अतीक अहमद साहब हैं, जिनको जो है प्रज्ञाराज नामी शहर जिसको इलाहाबाद पहले कहा जाता था, लेकिन इन्होंने इसका नाम ऑफ कोर्स बदल दिया है. सो वो और उनके भाई अशरफ जो हैं, इनको पुलिस की कस्टडी में लिया हुआ था. और इनको पुलिस ने जो कस्टडी में लिया हुआ था उसमें इनको कहीं थाने ले जा रहे थे या कहीं ले जा रहे थे. और इस दौरान जो है वो कुछ बंदे आए और एक बंदा स्पेसिफिकली आया जिसने गोलियां चलाई और अतीक का तो हेड शॉट लिया गया एंड दे डाइड ऑन स्पॉट. वो जो फिर उनकी लाशें वगैरह भी दिखाई, इनफैक्ट उनकी लाशों पे भी जो है बंदा गोलियां चला रहा था और जय श्री राम जो है वो नारे लगाए जा रहा था. आप जानते हैं कि जय श्री राम जो है ये एक तरह का जो हिंदू राइट विंग इंडिया में जो एक्सट्रीम हिंदू राइट विंग है, उनका एक आइडेंटिटी चैंट बन गया है ये. यानी चाहे मुसलमानों को टॉन्ट करना हो, देखिए मेरे जो हिंदू फ्रेंड्स हैं, मैं बड़ा यहाँ पे क्लियरली बता दूं, और आप भी ये बात समझ रहे होंगे कि जय श्री राम के इस नारे को किस तरह नेगेटिवली इस्तेमाल किया जा रहा है. जिस तरह हमारे यहाँ जो है वो खुदकुश बम्बार फटने से पहले अल्लाह अकबर कहता है, ठीक है जी. तो बदकिस्मती देखें आप, बदकिस्मती देखें कि बम फोड़ने से पहले और अपने साथ मासूमों को मारने से पहले अल्लाह अकबर का नारा लगाया जा रहा है. सिमिलरली जय श्री राम का जो है वो चैंट किया जा रहा है और उस नाम से मासूमों पे जुल्म किए जा रहे हैं. सो बहरहाल ये तो जो हमारे हिंदू फ्रेंड्स हैं वो भी ये बात मानते होंगे ना, अगर श्री राम देख रहे होंगे या वो भी देखते तो वो भी क्या कहते हैं कि यार ये आखिर ये हो क्या रहा है, ये मेरे नाम को क्या इस्तेमाल किया जा रहा है. तो बहरहाल हुआ ये कि अतीक अहमद साहब जो हैं, ये बेसिकली इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये असल में एक माफिया डॉन हुआ करते थे. यानी ये थे बदमाश किस्म के आदमी थे ये ना वहाँ पे. और यूपी में आपको पता है, यूपी बिहार, आपने फिल्म भी देखी होगी गैंग्स ऑफ वासेपुर, देखी है ना, उसमें भी यही कल्चर दिखाया है और यही सारी जो है ना वो चीजें दिखाई हैं. तो ये यूपी बिहार में इंडिया का जो झारखंड वाला एरिया, ये जो नॉर्थ वाली जो बेल्ट है, वहाँ पे छत्तीसगढ़ एंड और वहाँ पे ये गैंगस्टर वाली और ये मॉब वाली कहानियां काफी ज्यादा थी. और इसमें जहाँ हिंदू अपनी जगह थे वहाँ मुसलमान भी जो है ना वो काफी ज्यादा थे वहाँ पे. याद है ना, फैजल बदला लेगा तेरा खून क्यों नहीं खोलता, वो वाली कहानी. तो वो जो है ये भी उन्हीं में से जो है वो ये थे. आई मीन ही वाज फर्स्ट, ये जो अतीक अहमद साहब जिनको मारा गया, ही वाज फर्स्ट अक्यूज्ड फॉर अ मर्डर चार्ज इन 1979. यानी जिस वक्त बिल्कुल अपनी जवानी की दहलीज पे इन्होंने कदम रखा होगा, अपने टीन एजेस में इनके ऊपर जो है ना पहला कत्ल का मुकदमा हो गया था. एंड कहते ये हैं कि इनके बारे में मैं पढ़ रहा था कि मगरबी इलाहाबाद में, जहाँ पे मुसलमानों की जो है वो बड़ी तादाद रहती है, बाय द वे मेरा आबाई शहर भी इलाहाबाद ही है, इसलिए मैं बार बार इस पर अफसोस किया जा रहा हूँ कि नाम बदल दिया इन लोगों ने. तो मगरबी इलाहाबाद में इनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था अतीक अहमद साहब का. और हुआ ये कि 10 साल बाद यानी 1989 में इन्होंने एक आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया और ये इलेक्शन में जीतने में जो है वो कामयाब हो गए. लगातार 3 दफा ये जीते, 2 दफा जीते. और उन्होंने फिर जो चौथी जो उनकी कामयाबी हुई, उससे पहले इन्होंने समाजवादी पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली थी. समाजवादी पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है जिसका मोस्टली इन्फ्लुएंस यूपी में है.
मुलायम सिंह यादव इसके लीडर हुआ करते थे, और फिर उनके साहबजादे अखिलेश यादव, जो कि अभी जो उनका चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, उससे पहले चीफ मिनिस्टर जो है वो अखिलेश यादव भी हुआ करते थे, और काफी सेक्युलर क्रेडेंशियल है इस पार्टी के, मुसलमानों की बड़ी तादाद. अगर आपका भी कोई रिश्तेदार इंडिया में रहता है या यूपी में रहता है तो वो द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि वो या तो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में किसी एक को सपोर्ट कर रहा होगा. एक जमाने में कांग्रेस को मुसलमान सपोर्ट करते थे, लेकिन अब वो सीन जो है ना बाबरी मस्जिद के बाद जो है वाला सीन रहा नहीं है. अच्छा, बहरहाल अभी ये रिसेंटली इलेक्शन जो है ये हार गए थे, सब कुछ था इनका सिलसिला. लेकिन क्या था कि जी ये जरा, क्योंकि वहां पे मुसलमानों की तरह बदमाशी करना भी जरा जरूरी होता है, कुछ थोड़ा बहुत इनका था सीन, तो इनका जो है वो पॉलिटिकल अब वो वाला सिलसिला रहा नहीं था. उनके जो जमाना था ना वो वाला पॉलिटिकली इतने अब वो कामयाब ये रहे नहीं थे, लेकिन इनके पंगे चल रहे थे योगी आदित्यनाथ के साथ, खास तौर से बीजेपी के साथ. मुसलमान थे, और आपको पता है मुसलमानों को जनरली इन चीजों में जरा टारगेट भी ज्यादा किया था. ये हरगिज कहने का मतलब नहीं है कि वहां पे क्या माफिया डॉन या जो है या हिंदू नहीं होंगे, लेकिन ज़ाहिर है मुसलमान थे. तो हुआ ये कि इन पे काफी सारे कत्ल के मुकदमात वगैरह रिसेंटली भी जो है वो फाइल हुए थे, और रिसेंटली अभी एक कत्ल के मुकदमे में ही जो है वो इनको अरेस्ट भी, इनके बेटे को भी अरेस्ट किया गया था, और उसी में ही कत्ल के मुकदमे का एक हिंदू को इन्होंने मर्डर किया था, जिसमें इनको देवर अरेस्टेड रिसेंटली. इनके जो बेटे हैं साहबजादे, उनको भी पुलिस की कस्टडी में रिसेंटली जो है वो मार दिया गया था. कहा गया था ही वाज ट्राइंग टू एस्केप, गोली मार के, जैसे कहते हैं ना एनकाउंटर करके मार दिया गया था उसको. तो कहने का मतलब ये था कि योगी आदित्यनाथ, ये हिंदू जो राइट विंग है वो जस्टिफाई ये कर रहा है कि यूपी में जो माफियाज का कंट्रोल है, वहां पे जो बदमाशी है, उसके खिलाफ ये बहुत बड़ी कामयाबी जो है ये इन्होंने हासिल की है. और आप ये देखिए कि अगर आप कमेंट्स पढ़ें जाके, आई डोंट नो इंडियन ट्विटर पे आप जाके जरा कमेंट्स पढ़ें एंड ऑल, और उसमें जिस तरह एक सेलिब्रेशन का इजहार किया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है ऑफ कोर्स फ्रॉम द बीजेपी सपोर्टर्स एंड द राइट विंग सपोर्टर्स, उससे देख के आपको अंदाजा ये होगा कि इट्स वेरी डिवाइडेड कंट्री ऑन दीज इश्यूज एंड ऑल. तो बहरहाल जी ये इनको जो है कत्ल कर दिया गया है. जो मर्डरर था जाहिर है उसको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन हमने इससे पहले भी ये देखा है कि मुसलमानों को मारने वाले, जो मॉब लिंचिंग वाले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को वो काओ स्लॉटरिंग वगैरह इन चीज़ों के ऊपर जो है वो मारा है, उसमें दे मैनेज टू एस्केप. इनको कोई खास सजाएं वगैरह जो है ना वो होती नहीं है. सो अब इसका क्या होगा ये भी ज़ाहिर है हमें आने वाला वक्त जो है ये बताएगा. लेकिन बहरहाल आई थिंक ये इंडिया की तरफ से, यानी इंडिया की जानिब से एक काफी खराब विजुअल है जो कि दुनिया में गया है, एंड दैट एक्चुअली शोज द अदर साइड ऑफ द इंडिया एज वेल, ऑफ द इंडियन स्टोरी, जो बताई जाती है कि जी एवरीथिंग इज हंकी डोरी एंड थिंग्स आर गोइंग ग्रेट एंड ऑल एंड स्टफ. ये सारा सिलसिला जो है वो चल रहा है, बट देयर इज द अदर साइड ऑफ द पिक्चर एज वेल. सो बहरहाल चलें जी, आई जस्ट थॉट आपको इस हवाले से जो है वो जरा अपडेट कर दिया जाए. वक्त आ गया आप लोग से इजाजत ली जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी कल सुबह एक बार फिर. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.